हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका क्लास 12th केमिस्ट्री की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 को, जो कि हमारा है मेटलर्जी। और इसी में आज का टॉपिक हमारे पास है 6.5 एनसीईआरटी का धातु कर्म का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। अब बात आती है कि आखिर धातु कर्म की चर्चा को तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में करी है। और धातु कर्म क्या होता था, जिसे हम इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। आप जानते हैं धातु के अयस्कों से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम धातु कर्म कहते हैं। और अब बात आती है कि धातु कर्म में वैद्युत रासायनिक सिद्धांत का क्या उपयोग है। धातु कर्म में हम एक इंपॉर्टेंट स्टेप करते थे, हम करते थे धातु के ऑक्साइड का अपचयन करते थे, या हम कह सकते हैं धातु का अपचयन करने की आवश्यकता होती थी शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए। अब अपचयन हम यहां दो तरीके से करते थे। एक होता था वैद्युत अपघटन का सिद्धांत, और दूसरा होता है किसी अच्छे अपचायक का उपयोग करके हम क्या कर सकते थे, अपचयन का कार्य कर सकते थे। इन दोनों ही स्थितियों में, चाहे आप वैद्युत अपघटन के सिद्धांत का उपयोग कीजिए, चाहे आप हम कह सकते हैं एक अपचायक का उपयोग कीजिए। अपचायक के रूप में हमने इस चैप्टर में मैक्सिमम जगह कोक का इस्तेमाल किया है, कार्बन का इस्तेमाल किया है। तो आखिर आप वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कौन से इलेक्ट्रोडों का इस्तेमाल करेंगे जिससे धातु ऑक्साइड का अपचयन हो पाए, या आप कौन से अच्छे अपचायक का उपयोग करेंगे जिससे कि आपका जो भी वो ऑक्साइड है उसका अपचयन हो पाए। यह बातें निर्भर करती है एक केमिस्ट्री में क्लास 9th 10th में आपने एक श्रेणी पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं वैद्युत ऋणात्मकता या वैद्युत क्रियात्मकता श्रेणी, धातुओं की एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज जिसे हम कहते थे, उसका आपने उपयोग देखा होगा। तो उस वाली श्रेणी की हेल्प से हम यह जान सकते हैं कि किसी ऑक्साइड का जो अपचयन होगा उसके लिए कौन सा अच्छा अपचायक होगा। तो इसी बातों की चर्चा आज के चैप्टर में करेंगे, आज के टॉपिक में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बात समझाई कि किसी ऑक्साइड से धातु का अपचयन विद्युत अपघटन, कौन कौन सी क्या करना है, धातु ऑक्साइड से धातु का अपचयन कर रहे हैं। किन विधियों द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा या किसी अपचायक द्वारा। दो तरीके मैंने आपको बताए, इसके द्वारा किया जाता है। सेकंड स्टेप में समझिए, अब जब आप ऐसा करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं। यदि एक ही स्थान पर एक ही साथ में दो अभिक्रियाएं घटित हो रही है, एक ऑक्सीकरण की हो रही है, एक अपचयन की हो रही है, और आप जानते हैं ऐसा तो होता ही है, जब किसी एक पदार्थ का आप अपचयन करते हैं तो उसका अपचयन तभी संभव है जब कोई दूसरा पदार्थ उसका क्या कर ले, ऑक्सीकरण कर ले। दूसरे शब्दों में कहें, या आप किसी धातु ऑक्साइड का अपचयन कराना चाह रहे हैं, उससे ऑक्सीजन को निकालने की प्रक्रिया अपचयन है। यह तभी संभव है जब कोई दूसरा पदार्थ क्या कर ले, उस ऑक्साइड को ग्रहण कर ले। तो जो ऑक्सीजन को हटा रहा है उसका हो गया अपचयन, और जो धातु के हम कह सकते हैं ऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है वो क्या हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स रिएक्शंस का एक इलेक्ट्रॉन विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, और इसे हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही हम कहते हैं ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जिसे कहते हैं, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन यानी कि डेल्टा G0 से निम्न प्रकार से क्या होता है, संबंधित होता है। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रोड विभव तो आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोड विभव इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसी पदार्थ की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी कि क्रियात्मकता श्रेणी में, धातुओं की क्रियात्मकता श्रेणी में वह कौन से स्थान पर है। यदि वो ऊपर है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता या जिसे कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, ज्यादा ऋणात्मक होगा, और यदि नीचे होगा तो इलेक्ट्रोड विभव उसका क्या होगा, कम होगा। तो क्लास 9th में 10th में आपने ये सीरीज पढ़ी होगी। यहां आपको एक बार दोबारा से वह श्रेणी हम रिपीट करके बता रहे हैं। श्रेणी काफी आसान है। इसमें क्या होता है कि हम क्या ले लेते हैं, एक हमने हाइड्रोजन ले लिया। अब हाइड्रोजन से ऊपर की ओर के कुछ तत्व अलग होते हैं और नीचे की ओर के तत्व कुछ अलग होते हैं। तो नीचे जो तत्व होते हैं वो आपको पता होगा, एक हमारे पास होता है कॉपर, एक होता है हमारे पास Ag, एक होता है Au, और लास्ट में हमारा होता है प्लैटिनम। ये नीचे के तत्व होते हैं। इससे ऊपर के तत्व कौन कौन से होते हैं, ये होता है K, फिर Na, फिर Ba, और इसके बाद आप कह सकते हैं बीच में और सारे तत्व आते हैं, जैसे निकिल भी आ जाएगा। और इसको याद करने का एक तरीका है,
ऊपर की श्रृंखला को। क्या है इसमें आता है केदार, ऐसे ध्यान रखना, केदारनाथ बाबा का माली आलू। तो केदारनाथ बाबा का माली आलू यानी कि AL आलू, और श्रेणी इसमें आती है जरा फीके नहीं, जरा फीके नहीं, हम कह सकते हैं स्पाइसी पकाता है, SPICY, स्पाइसी पकाता है, पकाता और है में ही आ गया। तो जरा के लिए आ गया ZN, फीके के लिए आ गया FE, नहीं के लिए आ गया NI, और स्पाइसी के लिए क्या आ गया SN, और पकाता के लिए हम क्या कर देंगे, पकाता के लिए हमारा आ जाएगा PB। तो ये यदि आपको श्रेणी याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऊपर की मैंने बता दी श्रेणी याद करने का, केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके नहीं स्पाइसी पकाता है। तो प्रत्येक लेटर के लिए एक हम कह सकते हैं निमोनिक्स हम यहां यूज कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है, लास्ट में आता है के लिए हो गया H। इसके नीचे की श्रेणियों को याद करने का तरीका क्या है, आप जब हम कह सकते हैं कोई स्पोर्ट्स देखते होंगे तो वो 3 मेडल होते हैं, एक होता है ब्रॉन्ज, एक होता है सिल्वर और एक होता है गोल्ड। तो ये क्रम से आपने लिखना, ब्रॉन्ज मतलब कॉपर, ताम्र पात्र कहते हैं, फिर सिल्वर यानी कि AG, और फिर गोल्ड मेडल, और उससे भी बड़ा क्या है प्लैटिनम। तो ये करने के हम एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज धातुओं की क्रियात्मकता को याद करने का अच्छा तरीका है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, इसमें जो ऊपर की धातुएं हैं उनकी क्रियात्मकता है ज्यादा, वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, ज्यादा क्रियाशील हैं, और जैसे जैसे श्रेणी में नीचे जाओगे नीचे कम क्रियात्मक धातुएं मिलेगी, कम क्रियात्मक तत्व मिलेंगे। तो क्रियात्मकता श्रेणी इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, डाउन की तरफ। अब आप कहोगे सर इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग यह है कि नीचे के किसी भी तत्व को उसके ऊपर वाला जो मेटल होगा वो आसानी से विस्थापित कर देता है, क्योंकि इनकी क्रियात्मकता ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, नीचे वाले तत्वों का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रोड विभव, वह होता है कम, और इनका इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, ज्यादा। इलेक्ट्रोड विभव को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, E0 से रिप्रेजेंट किया है। तो ऊपर वाले तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव E0 क्या है, हम कह सकते हैं ऋणात्मक है, और नीचे वाले तत्वों का इलेक्ट्रोड विभव क्या है, धनात्मक है। आप कहोगे सर इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो इसी का फर्क पड़ता है हमारे जब हम मेटलर्जी के लिए काम करते, धातु कर्म की अभिक्रिया में अपचयन का काम करते हैं, तो इसी बात का फर्क पड़ेगा। अब इसे समझाते हैं आपको। हमने कहा कि किसी ऑक्सीकरण अपचयन रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रोड विभव और गिब्स ऊर्जा निम्न प्रकार से संबंधित है। अब इलेक्ट्रोड विभव किस बात से संबंधित होगा कि आपका जो पदार्थ है वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर स्थित है या नीचे। यदि ऊपर होगा तो वो अधिक ऋणात्मक होगा, और यदि वो नीचे स्थित होगा तो वो कम ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। मेरी बात मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो दूसरी होती है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का जो फार्मूला होता है डेल्टा G नॉट बराबर -NF E0। इसमें E0 तो आप समझ गए होंगे, ये तो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। F हमारे पास क्या होता है, F हमारे पास होता है फैराडे नियतांक, और इसका मान होता है 9096, ये हमारे पास होता है 9696500 कूलाम पर मोल। ये हमारे पास फैराडे नियतांक है। एक हमारे पास आता है N। N क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके बराबर होता है। अब मेरी बात पे ध्यान देना तो आपको ये बात समझ में आएगी। ये जो गिब्स एनर्जी होती है, कोई भी जब हम अभिक्रिया कराना चाहते हैं किसी भी अभिक्रिया को, मान लो वो अपचयन की अभिक्रिया है, आप यदि उसे कराना चाहते हो तो वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप लगातार बाहर से ऊर्जा लगा करके उसे घटित करते रहें, उसे चलाते रहें। दूसरा, आपने एक बार अभिक्रिया को शुरू कर दिया और वो अब अभिक्रिया स्वतः ही चलती चली जाए, ऐसी अभिक्रिया को ऑटोमेटेड रिएक्शन कहते हैं। स्वतः स्फूर्तित कह सकते हैं, मतलब स्वतः चलने वाली अभिक्रिया। तो
तो हम किसी भी अभिक्रिया में यह चाहते हैं कि एक बार हम अभिक्रिया शुरू हो जाए तो वो स्वतः ही चलती रहे, और इसके लिए मुख्य कंडीशन क्या है कि डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। यदि किसी भी अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान या गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया ऑटोमेटेड होगी, खुद ही चलती रहेगी। लेकिन यदि वो मान ऋणात्मक न हो, धनात्मक आ जाए, तो अभिक्रिया घटित नहीं होती। आप एक बार तो बाहर से ऊर्जा लगा करके स्टार्ट करवा दोगे, लेकिन वो खुद नहीं चलेगी। तो आइडियल कंडीशन क्या है कि डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। अब मेरी बात को समझिएगा, मैंने कहा मेरे पास कोई धातु के ऑक्साइड हैं जिनका मुझे अपचयन करना था। मान लो वो धातु के ऑक्साइड क्या है, नीचे की ओर स्थित है। मान लो वो Au से संबंधित है, Ag से संबंधित है या कॉपर से संबंधित है, ये है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि इस कॉपर को ले ले, क्योंकि इसका मान क्या होगा, इस कॉपर का मान या तो कम ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, या तो कम ऋणात्मक है या मान लेते हैं धनात्मक है। जब ये धनात्मक होगा तो क्या होगा, इस वाली अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया में यदि मान रखेंगे यह है धनात्मक, और ये इलेक्ट्रोड का मान यदि ई का मान धनात्मक हो जाए तो धनात्मक की माइनस से गुणा होगी, प्लस की माइनस में गुणा होगी, तो डेल्टा जी का कुल मान ऋणात्मक आएगा। इसका अर्थ है ऐसी अभिक्रिया ऑटोमेटेड होगी, स्वतः ही चलती जाएगी। तो कहने का मेरा अर्थ है कि इधर की ओर के जितने भी तत्व हैं इनका अपचयन आप आसानी से कर सकते हैं। इनका अपचयन, इन चारों का अपचयन हाइड्रोजन भी कर सकता है, इनका अपचयन पीबी भी कर लेगा, एसएन भी कर लेगा, एनआई भी कर लेगा, एफई भी कर लेगा। अब समझिए ऊपर के तत्वों के बारे में। ऊपर के तत्वों की खास बात क्या होती है कि यदि मैं कैल्शियम ले लूं, अब कैल्शियम का मुझे अपचयन कराना है, CO का अपचयन कराना है, तो क्या होगा आप समझिए। कैल्शियम का जब अपचयन कराएंगे तो इसका मान, क्योंकि क्रियात्मक श्रेणी में ये ऊपर है, तो ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ज्यादा ऋणात्मक है E0 का मान, किसका मान, E0 का मान, ये E0 का मान क्योंकि ऊपर है तो ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक होगा तो यहां पर E0 का मान जब ऋणात्मक होगा तो उस माइनस की इस माइनस में गुणा होंगे तो डेल्टा जी का मान क्या आएगा, धनात्मक। यदि डेल्टा जी का मान धनात्मक आ गया तो आपकी अभिक्रिया तो ऑटोमेटेड होगी नहीं, तो फिर अपचयन कैसे होगा, ये काम हो जाएगा मुश्किल। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमने आपको समझाया था अलिंगम आरेख के बारे में। अलिंगम आरेख कहता है कि ठीक है, किसी एक तत्व का भले ही क्या हो, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड जो हो वह क्या हो, ऋणात्मक हो, इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक हो, लेकिन हम वहां क्या करते थे, दो अभिक्रियाओं को जोड़ के रखते थे। यदि दो अभिक्रियाओं का कुल जो इलेक्ट्रोड विभव है यदि वह धनात्मक आ जाए तो उस धनात्मक को यहां पर रखेंगे तो डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही आएगा। यानी कि अभिक्रिया क्या हो जाएगी, डेल्टा जी ऋणात्मक होने से अभिक्रिया ऑटोमेटेड होगी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो यह श्रेणी क्या हमें बताती है कि नीचे वाले तत्वों का ऊपर वाले तत्व आसानी से अपचयन कर देते हैं, लेकिन ऊपर वाले तत्वों का अपचयन कराना काफी मुश्किल काम है। इसके लिए अलिंगम आरेख का हम उपयोग करते हैं, और अलिंगम आरेख में भी स्पष्ट है जो नीचे वाले तत्व होते हैं, जिनके आरेख नीचे प्राप्त होते हैं ग्राफ में, उनको आसानी से अपचयित किया जा सकता है उसके ऊपर वाले तत्वों की सहायता से। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट है किसका, विद्युत रासायनिक सिद्धांत का अर्थ यह है कि आपको अपचयन कराना आसान रहे आपके लिए कि आप किन तत्वों के द्वारा अपचयन कराएंगे, इस बात को यह टॉपिक आपको समझाना चाहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आता है यही बात जो मैंने समझाई, किसी अधिक क्रियाशील धातुओं का E0 अधिक ऋणात्मक होने के कारण उन्हें अपचयित कराना कठिन होता है, जो मैंने बात समझाई। परंतु दो अभिक्रियाओं का कुल E0 धनात्मक हो तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि ऊपर का कोई तत्व लिया, उसका तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ऋणात्मक है, लेकिन यदि हम दो अभिक्रियाओं को संयुक्त कर दें, दो रिएक्शंस को एक साथ जोड़ दें, तब उनका हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को धनात्मक बनाया जा सकता है। एक का तो ऋणात्मक है, लेकिन दूसरे का इस हिसाब से एडजस्ट किया जाए कि दोनों का मिलकर के परिणामी इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, धनात्मक हो। यदि ऐसा हो गया तो डेल्टा जी का जो मैंने आपको बात बताया था वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा ये जो E0 है इसका मान जब धनात्मक होगा तो धन की ऋण में गुणा होगी तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा और अभिक्रिया ऑटोमेटेड होगी, स्वतः स्फूर्तित होगी।
मुझे लग रहा है मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। आप चाहें तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अब चलते हैं आगे। अब हमने इन बातों को समझ लिया कि किस प्रकार से अधिक क्रियाशील जो धातु हैं उनका अपचयन कराना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसी से संबंधित है, इन परिस्थितियों में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का अपचयन कर देती है। ये तो बात हमने समझाई। अधिक क्रियाशील कौन सी है? जो भी मैंने आपको श्रेणी बताई, जो रिएक्टिविटी सीरीज है धातुओं की, क्रियात्मकता श्रेणी जिसे हम कहते हैं, उसमें जो ऊपर के तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील हैं, नीचे वाले कम क्रियाशील हैं। जो अधिक क्रियाशील हैं उनकी जो ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मकता होती है वो ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो ज्यादा ऋणात्मक होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये उदाहरण है। देखिए, जैसे हमारे पास एक कॉपर है। कॉपर कहां है? कॉपर आयरन 2 की बात हो रही है। जो कॉपर है उससे ऊपर के जितने भी तत्व होंगे, जैसे हमने उससे ऊपर का क्या ले लिया? Fe ले लिया, तो Fe क्या कर देगा? कॉपर का आसानी से अपचयन कर देगा, एक अच्छे अपचायक की तरह काम करेगा। तो कॉपर के जो आयन हैं वो जिससे भी संबंधित होंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसको, जैसे मैंने ले लिया CuO ले लिया, CuO प्लस Fe के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? कॉपर अलग हो गया और साथ में क्या बन गया? FeO बन गया। तो ये एक तरीका है कि CuO में क्या था हमारा? ये कॉपर जो था यह हमारा क्या था? एक हम कह सकते हैं ऑक्साइड के रूप में था जिसका हमें अपचयन कराना था। तो अपचयन कराने के लिए उपयुक्त धातु कौन सी होगी? जो ऊपर वाली हो। अब चलिए आपको श्रेणी में दिखा देते हैं। यहां पर ये पीछे की ओर ले जाते हैं इसको। यहां पर देखिए, हमारा कॉपर कहां था? कॉपर यहां पर था। तो इससे ऊपर हमने किसको लिया? Fe को लिया, यानी कि आयरन को लिया। अब कॉपर से ऊपर हाइड्रोजन ले लीजिए, Pb Sn Ni Fe, किसी को भी ले लीजिए, वह सब क्या करेंगे? जो कॉपर का ऑक्साइड है उसका अपचयन करने में सक्षम है। तो इस बात को आपने क्या करना है? समझना है। तो चलिए, तो यह बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार यह होगा। तो कॉपर अधिक क्रियाशील Fe के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका आसानी से अपचयन कर देगा, कॉपर अलग हो गया, और आयरन का क्या बन जाएगा? वो ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा, जो भी आप चाहें वो बन जाएगा। अगला आता है अब। तो अब देखते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले एल्युमिनियम का हमें अयस्क पता होना चाहिए, और जो एल्युमिनियम का अयस्क होता है वह होता है हमारा बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट से हम शुद्ध एल्युमिनियम को प्राप्त करेंगे, इसे ही हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि आखिर इसका अयस्क क्या होता है। तो अयस्क का नाम होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अब जब हम एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिनियम को प्राप्त करेंगे तो किन किन चरणों का इस्तेमाल करेंगे? आप जानते हैं धातु कर्म में हम विभिन्न चरणों का इस्तेमाल करते थे। इससे पहले जिन भी धातुओं का हमने निष्कर्षण किया है अयस्कों के द्वारा, कौन कौन से चरण होते थे? सबसे पहले आप जानते हैं उसमें हम जो हमारा अयस्क होता था उसका सांद्रण करते थे। सांद्रण में हमने 4 विधियां बताई थी। द्रवीधावन विधि होती थी, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती थी, फेन प्लवन होती थी, और लीचिंग या निच्छालन मेथड होता था। सेकेंड स्टेप पे हम क्या करते थे? सांद्रित अयस्क का भर्जन करते थे, निस्तापन करते थे। साथ ही हम क्या करते थे? उसका अपचयन करते थे। अपचयन के लिए हम विद्युत अपघटनी विधि का भी उपयोग करते थे, और कोई गालक मिलाकर के धातुमल के द्वारा भी हम क्या करते थे? इन चीजों का इस्तेमाल करते थे अशुद्धियां निकालने के लिए और अपचयन को करने के लिए धातु ऑक्साइड का। और फिर उसके बाद आप जानते हैं फिर शुद्धिकरण का प्रोसेस होता था। तो पीछे के जितने भी हम तत्वों का धातु का निष्कर्षण हमने किया है उसके लिए 4 से 5 मेथड हम यूज करते थे। लेकिन ध्यान देना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण केवल 3 स्टेप पे हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर 3 स्टेप पे क्यों होता है? क्योंकि एल्युमिनियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। जितनी भी क्रियाशील धातु होती हैं उनका निष्कर्षण केवल 3 स्टेप पर ही हो जाता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से वो 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप तो आप जानते ही हैं, पहला स्टेप हमारा होता है सांद्रण। तो सांद्रण के लिए बॉक्साइट का जब सांद्रण करेंगे उसके लिए जो मेथड यूज करेंगे उसे हम कहते हैं लीचिंग मेथड या निच्छालन विधि। निच्छालन विधि अभी तक हमने जितनों का हम कह सकते हैं सांद्रण किया है, जितने भी अयस्कों का, निच्छालन विधि का अभी तक उपयोग नहीं किया है। तो इसमें यह देखेंगे कि निच्छालन विधि से किस प्रकार से हम सांद्रित अयस्क को प्राप्त करेंगे। और आप जानते हैं निच्छालन विधि क्या होती है, जिसमें निच्छालन विधि का अर्थ होता है कि यदि आपका कोई अयस्क
और पूर्ण रूप से घुलित हो जाए या घुल जाए किसी विलयन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, निच्छालन विधि का उपयोग करते हैं। डिटेल में अभी इसको समझेंगे। और इसमें जो हमारा विलयन होगा वो होगा NaOH का जलीय सॉल्यूशन, जलीय विलयन। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सांद्रित अयस्क हमें मिलेगा उस सांद्रित अयस्क का करेंगे विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन करेंगे और उस विधि को हम क्या नाम देते हैं, होल हेरोल्ड प्रक्रम। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यह जो प्रक्रम है काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में केवल इसी नाम से इस प्रक्रम को पूछ लिया जाता है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण में हम किसका उपयोग करेंगे, होल हेरोल्ड प्रक्रम का यूज करेंगे, और ये क्या है, विद्युत अपघटनी विधि ही है एक। और तीसरे स्टेप में हमारा आएगा, जो हमारे पास यहां से जो एल्युमिनियम प्राप्त होगा वो शुद्ध एल्युमिनियम तो होगा नहीं, तो उसका क्या करना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा। तो शोधन के लिए भी हम विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करेंगे, और उस विधि को हम नाम देते हैं हूप विधि। तो मुझे लगता है ये 3 स्टेप हैं, और इसके द्वारा हम एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड से शुद्ध एल्युमिनियम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। आगे देखें, अब आता है बॉक्साइड या सांद्रण, बॉक्साइड का सांद्रण, और किस विधि से, निच्छालन विधि। मैंने क्या कहा आपको, निच्छालन विधि क्या है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शुद्ध अयस्क होगा, शुद्ध अयस्क मतलब जो भी हमने अयस्क लिया है बॉक्साइड, सबसे पहले उसको चूर्णित अवस्था में परिवर्तित करना है, उसे बारीक सा पीस लेना है पाउडर के फॉर्म में। फिर एक बीकर लिया, इस तरीके से एक बीकर लीजिए, और उस बीकर में क्या कर देना है, हमने सॉल्यूशन ले लेना है। ये हमने सॉल्यूशन लिया, ये होता है NaOH का सॉल्यूशन। कैसा होता है, ये सांद्र। ये किस में घुला हुआ होता है, जल में घुला हुआ होता है। और इसमें क्या मिला देंगे, चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क। ये सब आपने मिला दिया। जब मिलाएंगे तो क्या होगा, जितने भी हमारे पास अयस्क में अशुद्धियां होगी, उनमें से कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं कि जो कि इस विलयन में घुलित नहीं होती, घुलती नहीं है। तो उन अशुद्धियों को, वह अशुद्धियां तली पर ऐसी की ऐसी ही रह जाएंगी, और बाकी जो मुख्य अयस्क है, जो एल्युमिनियम का मुख्य घटक है, वह क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और हम देखेंगे वह इसमें क्या होगा, एल्यूमिना होगा, Al2O3, वो इस विलयन में घुल जाएगा। और जो अशुद्धियां होंगी वो तली पर बिना घुले रह जाएंगे, तो उन्हें छान करके अलग कर देंगे। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, निच्छालन विधि या लीचिंग मेथड कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, हमने कहा हमारे बॉक्साइड में क्या क्या चीजें शुद्धि के रूप में, एक है SiO2 जिसे हम सिलिका कहते हैं, एक है FeO जिसे हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड, एक होता है Fe2O3 जिसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, एक होता है TiO2 जिसे कहते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड। ये 4 अशुद्धियां हमारे कह सकते हैं कि जो अयस्क होता है उसमें उपस्थित होती है। इन अशुद्धियों को हटाना होता है, तो लीचिंग मेथड यूज करेंगे। तो मैंने क्या कहा, हमने कहा कि सांद्र NaOH का सॉल्यूशन लेना है, उसमें चूर्णित अयस्क को मिलाना है और उसे गर्म कर देना है। गर्म करने से क्या होगा, ध्यान देना कि जो Al2O3 है, एल्यूमिना है, एल्यूमिना जो हमारे पास है वह हमें प्राप्त हो जाएगा किसके रूप में, NaAlOH, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये वो घटक है जिससे हम शुद्ध एल्युमिनियम को प्राप्त करेंगे। और केवल ऐसा नहीं है कि इन सारे घटकों में केवल यही घुलित हो, Al2O3 ही घुलित हो। ये जो 4 अशुद्धियां मैंने बताई, इनमें से एक अशुद्धि ये वाली भी क्या हो जाती है, इस विलयन में घुल जाती है। एक समस्या ये आती है। बाकी यह 3 अशुद्धियां तो नहीं घुलती, इनको तो हम छान करके, क्योंकि ये घुलेगी नहीं तो नीचे की ओर क्या होगी, चूर्ण के रूप में सॉलिड स्टेट में ही नीचे की ओर रह जाएगी तली पे, तो इसको तो छान करके निकाल लेंगे। लेकिन Al2O3 भी NaOH के सॉल्यूशन में घुल करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, साथ में SiO2 भी इसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है। और SiO2 भी जब घुलता है तो क्या बना देता है, सोडियम सिलिकेट बना देता है, जिसका फार्मूला होता है Na2SiO3। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बचा, क्योंकि अशुद्धियों को तो छान के आपने निकाल दिया, कौन कौन सी, FeO, Fe2O3, TiO2, ये तीनों छान करके निकाल दी। अब आपके पास विलयन में क्या 2 चीजें बची, पहली चीज बची जिसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और दूसरी हमारे पास जो बची है वो है सोडियम सिलिकेट। ये दोनों के दोनों बच गई। अब हमें क्या करना है कि शुद्ध एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए आगे का प्रोसेस आजमाना है। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, छान करके तो अलग कर लिया। अब जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को यहां शो कर रहे हैं। रिएक्शन क्या क्या होगी, सबसे पहले Al2O3 जो कि हमारे अयस्क में एल्युमिनियम का जो घटक था वह NaOH के साथ क्रिया करता है, जो कि जलीय विलयन है, तो H2O तो होगा ही। इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बना दिया, सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, एक घटक तो ये बना दिया।
सेकंड हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये विलयन प्राप्त होता है, इस विलयन में हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, CO2 को प्रवाहित करते हैं, और CO2 को प्रवाहित करते हैं और साथ ही क्या करते हैं, Al2O3 into XH2O, यानी कि ये जो हमारा घटक है ये है तो एल्यूमिना, लेकिन इसे कहते हैं जल योजित एल्यूमिना, क्योंकि जल योजित एल्यूमिना में जल के कुछ घटक उपस्थित होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये मिला है इस घटक में थोड़ा सा Al2O3 into XH2O को मिला देना है और फिर क्रिया करवानी है। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा अगले रिएक्शन में ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाते हैं, साथ ही Al2O3 into XH2O इसकी कुछ मात्रा जब यहां पर मिलाते हैं, तो हमारा एक पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हम कह सकते हैं यह हमारा पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जल योजित एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप दूध में थोड़ी सी दही मिला देते हैं तो पूरे का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक वही काम करा, सोडियम एल्यूमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई, जल योजित एल्यूमिना का थोड़ा सा मात्रा डाली, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन घट करके पूरा जल योजित एल्यूमिना और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिल जाएगा। अब हमारे लिए क्या चीज काम की है, हमारे लिए काम की तो ये चीज है। और ये क्या होता है, एक अवक्षेप होता है, ध्यान रखना ये किसके रूप में मिलता है, अवक्षेप। और अवक्षेप है तो ये कहां चले जाएगा, बर्तन की तली में चले जाएगा, और ये बाकी सब चीजें जो होंगी ये विलयन में उपस्थित होंगी। तो विलयन को निकाल लीजिए, अवक्षेप आपको अलग से मिल जाएगा। अवक्षेप मिल गया तो क्या करना है, उसको सुखाना है, और क्योंकि जल योजित है उसे गर्म कीजिए, सुखाइए, आपको एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए, तो अब हमारे पास जो ये मिला था अवक्षेप के रूप में, जो हमें जल योजित एल्यूमिना मिला था, इसको हमने गर्म किया, इससे एल्यूमिना अलग हो जाता है और जो जल हो जाता है वो वेपराइज हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है ऊपर की तरफ। तो हमारे पास कुल मिलाकर के एल्यूमिना आ गया। अब ये एल्यूमिना हमारे को मिल गया है और यहां पर हमारा जो पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण, वह स्टेप हमारा पूरा हो जाता है। और हमारे को जो कह सकते हैं कि जो सांद्रित अयस्क मिलता है वह किसके रूप में मिलता है, एल्यूमिना के रूप में मिलता है, यानी कि इसमें ही शुद्ध एल्यूमिनियम उपस्थित है। अब इस एल्यूमिना से शुद्ध एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, हम उपयोग करते हैं, आप जानते हैं विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं। इसका अपघटन करेंगे, अपचयन करेंगे विद्युत अपघटनी विधि से, जिससे एल्यूमिनियम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अगले स्टेप को देखते हैं। तो अब हमारे पास जो एल्यूमिना मिला है Al2O3, उसका विद्युत अपघटन करेंगे अपचयन के लिए, और जिस विधि का उपयोग करेंगे उसे हम कहते हैं होल हेरोल्ड प्रक्रम कहते हैं। तो होल हेरोल्ड प्रक्रम क्या है, इस चीज को समझिए। होल हेरोल्ड प्रक्रम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए इसके स्टेपों को फॉलो करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमने एक लोहे का पात्र लेना है जिसमें अंदर की ओर कॉपर का अस्तर लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं, एक लोहे का हमने यहां पर पात्र लिया और इसमें अंदर की ओर हम कह सकते हैं एक अस्तर लगा हुआ होता है, ये इस तरीके से, ये है। तो अंदर किस चीज का अस्तर लगा हुआ, कॉपर का अस्तर, बाहर क्या है, ये स्टील या लोहे का पात्र है। तो चलिए थोड़ा सा दर्शा देते हैं इस चीज को। हमने कहा अंदर की ओर ये जो लगा हुआ है, ये जो है ये है लोहे का कार्बन का अस्तर। तो अब लिख लेते हैं इसको, ये है हमारा लोहे का पात्र, लोहे का पात्र, और अंदर की ओर हमारे पास आता है, ये जो अंदर की ओर है ये है कार्बन का अस्तर, कार्बन का अस्तर, ये रहता है। अब आगे क्या करना है, ये जो चीज होती है यह हमारी काम करती है किसकी तरह, ये काम करेगी हमारी कैथोड की तरह। यहां पर लिखा है ये कैथोड की तरह, यानी कि आप इस वाले को इस प्रकार से जोड़ करके एक कैथोड का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारा तार निकल गया और ये क्या है, कैथोड। क्योंकि आपको पता है इसमें दो चीजें होंगी, कैथोड और एक एनोड, तभी तो हम विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा करके इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से हम क्या कर देते हैं, शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं।
तो ये कैथोड होगी। अब कैथोड है तो एनोड भी कुछ होगा। तो एनोड के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर की ओर, ये कलर ले लेते हैं, इसके ऊपर की ओर इस प्रकार से ग्रेफाइट की छड़ें लगी हुई होती है। इस प्रकार से ग्रेफाइट की आपने छड़ें लगा दी और यहां से हम एक टर्मिनल निकाल लेते हैं। इस प्रकार से एक टर्मिनल निकाला और इससे हमने एक दूसरा तार निकाल दिया और ये वाला ऊपर वाला किसका काम करेगा, एनोड का। ये एनोड का काम करता है। तो ये किसकी छड़ें हैं, ध्यान रखना, ये हैं ग्रेफाइट की छड़ें, ग्रेफाइट की छड़ें ये हमने लगा दी। और बीच में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या क्या चीजें होती है, एक इसमें होता है क्रायोलाइट और सेकंड हमारा होता है फ्लोरोस्पार्क। दो चीजों को हम मिलाते हैं किसके साथ, Al2O3। यहां तीन चीजें मिलेंगी। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, हमने कहा एक तो होगा Al2O3, दूसरा क्रायोलाइट और तीसरा होगा फ्लोरोस्पार्क। फ्लोरोस्पार्क, ये तीन चीजें हमने इसके अंदर डाली हुई होती है। तो इन दोनों का काम क्या है, ध्यान दीजिए, क्योंकि यह तो हमें घटक अपने पिछले स्टेप में सांद्रित अयस्क से प्राप्त हुआ है ना, ये तो सांद्रित अयस्क है। अयस्क के सांद्रण के लास्ट में हमें यह मिलता है एल्यूमिना। तो इसके साथ में क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार्क दो चीजें हम डाल देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, एक तो इस Al2O3 का गलनांक घटा देते हैं। इसका गलनांक जिस ताप पर होना चाहिए था, ऊंचे ताप पर, उससे कम ताप पर ही इसको क्या कर देते हैं, द्रवित कर देते हैं, इसको द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। सेकंड, जब हम इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये दोनों के दोनों घटक क्या करेंगे, यह इसमें विद्युत धारा की चालकता को बढ़ा देंगे, कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, विद्युत धारा इसके अंदर आसानी से प्रवाहित होगी। तो ये दो काम क्या करेंगे, इन दोनों का काम ये होगा। तो इसके अंदर ये चीजें आ जाएंगी हमारी। चलिए कुछ दूसरे कलर से ले लिया जाए। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सब चीजें मिली हुई होती है। ये हमने बना दिया है, ये इन तीनों का मिश्रण यहां पर होता है। अब लास्ट में इधर नीचे की ओर क्या हो जाता है, यह विलयन गलित अवस्था में आ जाता है। जो एल्यूमिना होता है वो गलित अवस्था में मिल जाता है और इसी एल्यूमिनिया को हम यहां से निकाल लेते हैं। लेकिन कैसे मिलेगा गलित अवस्था में शुद्ध एल्यूमिना, उसको अब इस प्रोसेस में हम समझेंगे। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, शुद्ध, परफेक्टली शुद्ध तो नहीं होगा लेकिन इस प्रोसेस से जो भी मिलेगा शुद्ध एल्यूमिना, एल्यूमिना ये मिल जाता है इस जगह पर। अब प्रोसेस को एक एक स्टेप करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रेफाइट की छड़ें ऊपर की ओर किसका काम करेगी, एनोड का काम। तो पहले स्टेप से समझते हैं। लोहे का पात्र प्लस जो कार्बन का अस्तर है ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। ये हमने दर्शा दिया। गलित Al2O3 NaAlF6 ये हमारा क्या होता है, क्रायोलाइट। ये हमारा क्या होता है, ध्यान रखना, यह है क्रायोलाइट और यह है फ्लोरोस्पार्क। यह तीनों मिलकर के विद्युत अपघट्य का काम करेंगे। यहां पर सेकंड चीज क्लियर होगी। तीसरा, एनोड क्या करेगी, ग्रेफाइट की छड़ें जो मैंने ऊपर बताई है, ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का काम करेगी। अब आपने क्या करना है, इनको एक सेल से लगाकर जोड़ करके इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या करता है, हमने कहा कि एक अभी इसके ऊपर कोक और डालेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए क्रायोलाइट और CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड या जिसे फ्लोरोस्पार्क भी कहते हैं, यह गलनांक को घटाता है तथा चालकता को बढ़ा देता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। साथ ही आपने क्या करना है, ऊपर की ओर यहां पर ये कोक या कार्बन के दाने लगा देते हैं। कोक या कार्बन का पाउडर को छिड़क देते हैं। वो पाउडर क्या करता है, जब इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है, इसका ताप बढ़ेगा तो ये ऊपर का जो कार्बन की चूर्ण की जो परत होगी वो ऊष्मा को बाहर निकलने से रोक देगी। तो गर्म होने के कारण अभिक्रिया ज्यादा अच्छी तरीके से ज्यादा जल्दी घटित होगी। तो ये हम इन स्टेप्स में इसको यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे की प्रोसेस आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से क्रायोलाइट और ये जो हमारा फ्लोरोस्पार्क है, इन दोनों के द्वारा Al2O3 जब गल जाता है, उसका गलनांक कम हो जाता है, तो इसका अपघटन होता है। अपघटन से क्या होगा, एल्युमिनियम
अलग चले जाएगा, ऑक्सीजन अलग चले जाएगा। एल्युमिनियम आप जानते हैं ये धनात्मक आवेश वाला होगा, तो ये कहां जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, नीचे की ओर। कैथोड क्या है, ये जो नीचे की ओर अंदर की ओर अस्तर लगा हुआ है वहां पर, कैथोड यहां पर आ जाएगा, कैथोड पे सारा एल्युमिनियम आ जाएगा जो कि लगभग शुद्ध माना जाएगा। और जो ऑक्सीजन वाला होगा, जो नेगेटिव पॉइंट होंगे वो कहां चले जाएंगे, हम कह सकते हैं वो ऊपर वाले एनोड की तरफ चले जाएंगे। तो अभिक्रियाओं को समझते हैं, आप चाहे ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट 1 2 3 4। आगे देखिए, अब देखिए विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास था एल्यूमिना, एल्युमिनियम परिवर्तित हो गया एल्युमिनियम के आयन में और साथ में ऑक्सीजन के आयनों में। अब ये क्या है, धनावेशित है, तो धनावेशित कहां जाएगा, ये जाएगा कैथोड पर, और ये कहां जाएगा, ये जाएगा एनोड पर। एनोड कहां है, ऊपर ग्रेफाइट की छड़ें। कैथोड कहां है, जो हमने स्टील या लोहे का बर्तन लगा के उसके अंदर कॉपर की एक पेस्टिंग करी हुई है, वो हमारा क्या है, कैथोड है। तो सारा का सारा एल्युमिनियम कैथोड की तरफ पहुंच जाएगा, और गलित अवस्था में होगा तो नीचे रहेगा, कहने का अर्थ ये है। आगे क्या होता है, और कैथोड पर यही एल्युमिनियम जो कैथोड पर पहुंचा, ये कैथोड क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करेगा, किसको, एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम के आयन 3 इलेक्ट्रॉनों को एल्युमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके एल्युमिनियम धातु में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हमें किस पर मिलेगा, कैथोड पर ये चीज मिलती है। एनोड पर क्या होगा वो भी देख लीजिए। एनोड पर जो कार्बन है, कार्बन या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी तो कार्बन ही होता है, कार्बन जो होता है वह ऑक्सीजन का जो आयन है वो उसके साथ क्रिया करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाएगा। केवल यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ही नहीं बनती, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो फिर से अगले रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में 4 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर रहा है। तो एनोड पर ये वाली अभिक्रिया, कैथोड पर यह अभिक्रिया और एनोड पर यह वाली अभिक्रिया हमारी होती है। तो आपको कैथोड पर ये एल्युमिनियम जो होता है वो शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त हो जाता है। ये जो एल्युमिनियम प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल परफेक्ट शुद्ध नहीं होगा। तो इसके लिए फिर हमें शुद्धिकरण के प्रोसेस का अगले चरण में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये होल हेरोल्ड प्रक्रम कहलाता है। और अगले स्टेप में जब हम यूज करेंगे शुद्धिकरण के लिए, तो फिर से विद्युत अपघटन विधि का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वह विधि हमारी कहलाएगी हूप विधि। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो अब हम समझेंगे एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन, और यह विद्युत अपघटन जिसको हम हूप विधि कहेंगे, हूप विधि का इस्तेमाल किया जाएगा अशुद्ध एल्युमिनियम जो हमें इससे पहले स्टेप पे प्राप्त होता है, जिसे हम होल हेरोल्ड प्रक्रम कहते हैं। उसमें जो हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है वो अशुद्ध होता है, वो काफी अच्छे लेवल का शुद्धता नहीं होती उसके अंदर। तो उसको शुद्ध करने के लिए हम जो शोधन की जो विधियां होती हैं उसमें विद्युत अपघटनी विधि का इस्तेमाल करेंगे, और इस विधि को क्या नाम देंगे, हम हूप विधि नाम देंगे। तो किस प्रकार से ये हूप विधि करेंगे इसको समझते हैं। सबसे पहला काम कि सबसे ऊपर एल्युमिनियम की एक पतली परत ली जाती है। हूप विधि इस प्रकार से आप यूज करेंगे। हूप विधि में हमने ये इस तरीके से एक बनाना है। इसमें देखिए सबसे ऊपर शुद्ध एल्युमिनियम की पतली परत, एक पतली परत बना दी आपने ऐसी वाली। ये किसकी है, शुद्ध एल्युमिनियम, शुद्ध Al की परत है। और ये किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। ये है कैथोड, कैथोड का काम। सबसे नीचे अशुद्ध एल्युमिनियम की मोटी परत, ये क्या है, अशुद्ध Al, और ये किसका काम करेगा, एनोड का। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने शुद्धिकरण की विधि में आपको समझाया था। जिसका शोधन करना है, जिसको शुद्धिकरण करना है, उसको एनोड के रूप में रखते हैं और उसको अशुद्ध जो हमारे पास पदार्थ होता है उसकी मोटी छड़ बनाते हैं, और उसी की पतली छड़ को हम क्या बना लेते हैं, कैथोड बना लेते हैं। और बीच का जो हिस्सा होता है उसमें हम क्या करते हैं, बीच में ये लिखा है, बीच में ये हमारे पास क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार्क, यह दोनों के दोनों विद्युत अपघट्य का काम करेंगे। कौन से, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार्क, फ्लोरोस्पार्क, ये किसका काम करेंगे, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य का, इसका काम करते हैं ये बीच का हिस्सा।
तो अब क्या क्या इसमें चरण होंगे इसको देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास कैथोड है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास एनोड है यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ना है, इसको धन सिरे से जोड़ना है, अब विद्युत धारा प्रवाहित करानी है। जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो शुद्ध एल्युमिनियम एनोड से विद्युत अपघट्य में और कैथोड में जाने लगता है। जो अशुद्ध एल्युमिनियम है, यहां पर इसमें कुछ गलती हुई है, अशुद्ध एल्युमिनियम अशुद्ध एल्युमिनियम एनोड से, हाँ ये सही है, ये हमारा सही है पोर्शन, यही केवल गलत हुआ है। अब देखिए, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध एल्युमिनियम कहां है, एनोड पर है, यह यहां से जाता है किसमें, वैद्युत अपघट्य में, क्लोरोलाइट, क्रायोलाइट तथा फ्लोरोस्पार्क के विलयन में जाता है, और वहां से वैद्युत अपघट्य में जाता है और फिर कैथोड में जाने लगता है। यानी कि अशुद्ध एल्युमिनियम यहां से जाएगा इसमें और यहां से शुद्ध एल्युमिनियम की छड़ यानी कि कैथोड में पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस को भी आपको समझाएंगे। अतः कुछ समय बाद अशुद्ध एल्युमिनियम की परत पतली तथा शुद्ध एल्युमिनियम की परत मोटी हो जाती है। ये शुरू में जो शुद्ध एल्युमिनियम की परत ली थी ये पतली है, ये अशुद्ध वाली क्या है, मोटी। लास्ट में आप देखोगे ये एकदम पतली हो जाएगी, ये मोटी हो जाएगी। यही तो हम करना चाह रहे हैं, अशुद्ध एल्युमिनियम से शुद्ध एल्युमिनियम को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो जो अशुद्धियां होंगी वो छड़ में ही रह जाएंगी, जो शुद्ध एल्युमिनियम होगा वो कहां चली जाएगा, वो कैथोड पर संचित हो जाएगा, तो वो प्लेट क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो इसको हमने पहले भी इस्तेमाल किया इस विधि को, तो इसको अभी हम समझेंगे। क्रायोलाइट से AlF6 प्राप्त होता है। देखिए ये जो क्रायोलाइट है जिसका फार्मूला हमारे पास ये है Na3AlF6, इससे AlF3 प्राप्त हमें होता है, यानी कि एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड आप इसे कह सकते हैं, ये हमें प्राप्त होता है। तो इसकी रिएक्शन को अब देखेंगे। पहले आप चाहें तो लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। आगे देखिए, अब ये एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड, इससे क्या होगा, एल्युमिनियम के घटक अलग और फ्लोराइड आयन अलग। यह दोनों के दोनों, इन दोनों में से क्या होगा, ये शुद्ध एल्युमिनियम कहां चली जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि धनात्मक है, ये कैथोड पे चले जाएगा और कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के वहां एल्युमिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि ये फ्लोराइड आयन कहां रहेगा, ये विलयन में आ जाएगा। फिर विलयन में आने के बाद जो अशुद्ध एल्युमिनियम की छड़ है जो एनोड का काम कर रही है, वहां से एल्युमिनियम जाएगा, एल्युमिनियम का घटक जाएगा और इस फ्लोराइड के साथ हम कहेंगे एक फिर से बॉन्डिंग करेगा और दोबारा से AlF3 का निर्माण करेगा। फिर वो AlF3 टूटेगा जिसका एल्युमिनियम कैथोड पर और फ्लोराइड कहां चली जाएगा, हम कह सकते हैं विलयन में आ जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसको समझिए। देखिए ये बता रखा है, एनोड पर क्या होगा, फ्लोराइड और एल्युमिनियम संचित होकर के एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड बनाएंगे, और फिर क्या होगा, कैथोड पर एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसमें हो जाएगा, एल्युमिनियम धातु में परिवर्तित हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये चीजें कई बार आपको बता चुके हैं, यही प्रोसेस तो है। देखिए फिर से यहां पर भी बना देते हैं। ये हमारे एल्युमिनियम की पतली वाली छड़ थी जो कि किसका काम कर रही थी, कैथोड का। ध्यान रखना कैथोड में ऋण आवेश होता है। ये नीचे की ओर कौन सी छड़ थी, अशुद्ध एल्युमिनियम की। यार ये किसका काम करती है, एनोड का, और बीच में था क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार्क। अब क्या हुआ, यहां पर टूटा, ये Al हम +3 लिख लेते हैं और साथ में F-3 लिख लेते हैं, इसमें टूट गया, ये -3F3 आएगा। तो ये किस में टूट गया, Al+3 में और F-1 में टूट गया। तो Al जो +3 है, क्योंकि इस पे धन आवेश है, ये कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो एल्युमिनियम कैथोड पे संचित हो रहे हैं। अब ये फ्लोरीन जो माइनस का है, ये क्या जाएगा, ये इस एनोड पे जाएगा जिसमें अशुद्ध एल्युमिनियम है। वह एल्युमिनियम इसके साथ, इस फ्लोराइड आयन के साथ क्या हो जाएगा, संचित होगा, मतलब कॉम्बिनेशन बनाएगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करके दोबारा से किसका निर्माण करेगा, AlF3 का निर्माण करेगा। तो क्या प्रोसेस होगा, ध्यान रखिए। AlF3 इस वाले हिस्से में जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो Al+3 और F में परिवर्तित हो जाएंगे, Al+3 और F में। ये Al+3 तो कहां चले गया, कैथोड पे,
और F कहां चले गया, एनोड पे, क्योंकि इस पे ऋण आवेश है इसलिए एनोड की तरफ जाएगा। और एनोड पर क्या स्थित है, एल्युमिनियम स्थित है, शुद्ध अशुद्ध एल्युमिनियम। वह अशुद्ध एल्युमिनियम इसके साथ क्रिया करेगा, तो यहां पर ये क्रिया दर्शाई गई है। एनोड पर क्या होगा, ये फ्लोराइड एल्युमिनियम के साथ क्रिया करेगा, अशुद्ध एल्युमिनियम से एल्युमिनियम का घटक निकाल लेगा और एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड में परिवर्तित होकर फिर से बीच में आएगा। विद्युत धारा बहने के कारण ये फिर से ये वाला प्रोसेस इस वाले प्रोसेस में रिपीट होगा। AlF3 फिर से Al और F में कन्वर्ट होगा। ये Al वाला हिस्सा फिर से कैथोड में जाएगा और F वापस से इसके पास आएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहां से एल्युमिनियम जो अशुद्ध हम कह सकते हैं पदार्थ के साथ स्थित था, वह सारा का सारा क्या होगा, इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये देखना है कि किस प्रकार एल्युमिनियम क्या होगा, अशुद्ध से शुद्ध एल्युमिनियम में परिवर्तित होता चली जाएगा। और यही विधि हमारी क्या कहलाती है, इसे हम कहते हैं हूप विधि। कई जगहों पर इसका हमने इस्तेमाल भी किया है। तो मुझे लगता है क्लियर होगी। आप चाहें तो लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अब समझते हैं एल्युमिनियम के उपयोग क्या क्या है। तो उपयोग में सामान्य सी चीजें हैं, बर्तन तथा सजावटी सामान बनाने में आप जानते हैं एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा आप अपने घरों में देखते होंगे जो चाय के फ्राई पैन होते हैं आपके यहाँ, या आपके यहाँ जो प्रेशर कुकर होते हैं 99% वो सब एल्युमिनियम के होते हैं। तो बर्तन तथा सजावटी सामानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बिजली के तार बनाए जाते हैं। जो लोग कॉपर के तार जो कि महंगे होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां एल्युमिनियम के तार बनाए जाते हैं, बिजली के तार। इसके अलावा थर्माइट प्रक्रम क्या होता है, थर्माइट प्रक्रम का अर्थ होता है जहां पर भी अपचयन की क्रिया आपको करवानी हो वहां पर भी क्या करा जाता है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पतले चूर्ण का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा चॉकलेट टॉफी के रैपर बनाने में आप जानते हो, जब खाना आप किसी पिकनिक में जाते हो तो बाजार से फॉइल पेपर लेके आते हो। जो फॉइल पेपर होता है वो भी एल्युमिनियम का फॉइल पेपर होता है। उसमें लपेट के रखते हैं तो खाना लंबे समय तक गर्म रहता है। तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। चॉकलेट के रैपर्स में, टॉफी के रैपर्स में इसका यूज होता है। वायुयान की दीवारें, क्योंकि एल्युमिनियम एक हल्की धातु है इसलिए वायुयान की दीवार बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर पेंट उसके लिए, और साथ ही क्या है, कृत्रिम आभूषण, क्योंकि जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं वो तो काफी कॉस्टली आते हैं। तो एल्युमिनियम के आभूषण बनाए जाते हैं और उनके ऊपर क्या कर दी जाती है, कोटिंग चढ़ा दी जाती है। वो हल्के भी होते हैं और हम कहते हैं दिखने में सुंदर भी लगते हैं। क्योंकि हल्की धातु है इसलिए इसमें हम कह सकते हैं जो कलाकारी है, इसकी कटिंग है, इसके पतले पतले स्लाइसेस जो हैं वो आसानी से बन पाती है, इसलिए आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने समझा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। और स्टार्टिंग में हमने यह समझा कि जो विद्युत रासायनिक सिद्धांत है वह हमारे निष्कर्षण में या अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने में, धातु कर्म के प्रोसेस में कैसे इस्तेमाल में आता है। तो दोनों चीजों को आप ध्यान रखना। वहां पर मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी समझाई है जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है। यदि वो चीज समझ जाओगे तो काफी आसान होगा आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।